चलिए जी करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास मैंने जो आपको नोट्स दिए थे, रिटर्न नोट्स ये वाले थे, तो इसमें समरी क्या थी ऑलरेडी थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम चल रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग? 3 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस में अभी तक आज रेस्ट पार्ट आपका कवर हो जाएगा। मैंने जो बात की है आपसे सारे रिलेटेड टू किसके करिए? इंडिविजुअल। अभी हमने एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी किसी की भी बात नहीं करी। डन। तो इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या था कि क्यों जरूरी है रेजिडेंशियल स्टेटस? बिकॉज ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप रेजिडेंट होते हैं तो आपको एज का बेनिफिट, 87 का बेनिफिट, कई बेनिफिट्स रेजिडेंट्स को अलाउड हैं, दूसरे को अलाउड नहीं है। तो हमने पहले पूछा, पहले तो आप रेजिडेंट बन जाए। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपसे 2 और टेस्ट पूछे जाएंगे। अगर वो दोनों टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो पहला टेस्ट बड़ा सिंपल था, स्टे। आपने इंडिया में रहना है कितने दिनों के लिए? 182 और मोर इन द आरपीवाई, शॉर्ट फॉर्म में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर ये टेस्ट मुश्किल है, तो दूसरा टेस्ट कौन सा था? 60 दिन इंडिया में रहना है, प्लस 365 या ज्यादा रहना है पिछले 4 साल। पिछले 4 साल का मतलब क्या है? करंट ईयर को छोड़कर। नेक्स्ट है, इस टेस्ट को हमने नाम दिया था बच्चे बेसिक कंडीशन। नाम से भी बड़ा क्लियर रखता है बेसिक। एक फर्स्ट टेस्ट जो आपसे परफॉर्म कराया जाता है बेसिक सा टेस्ट को हम बोलते हैं वर्ड, तो बेसिक कंडीशन। दूसरी कंडीशन का क्या नाम है? एडिशनल, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के लिए सरकार ने थोड़ा हार्ड काम किया। एंड मतलब प्लस। 2 टेस्ट, रेजिडेंट, रिजाइड नहीं कह रहा, रेजिडेंट होना चाहिए 2 साल आउट ऑफ कितने जी? लास्ट 10 ईयर। और 730 दिन लास्ट 7 सालों में कहां पे होना चाहिए? इंडिया। इस पैराग्राफ को भी हम रीड नहीं कर रहे, इसके लिए जनरल बातें थी। अगर आप आर बन जाते हैं तो आपसे अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर यू आर ओ आर या एन ओ आर। डन। 3 कंडीशन, एक पॉइंट था नंबर 1, डे इन विच यू एंटर्स इंडिया एंड डे इन विच यू लीव्स इंडिया, दोनों दिन कहां माने जाएंगे? इंडिया। एक कंडीशन 182 वाली जो मैं यहां कर रहा था, 3 लोगों के ऊपर लगेगी, मतलब उन लोगों को डबल कंडीशन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 3 लोग कौन थे? सिंपल वर्ड में, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, क्रू मेंबर सिंपल भाषा में, और ये 2 लोग हैं, प्लीज इसको एक मत समझिएगा, इंडियन सिटीजन और है बीच में पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, जिनकी जो आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस में है। इंडिया जस्ट वो क्यों आते हैं? बॉक्स कर लीजिए, मेन कीवर्ड विजिट, घूमने के लिए, और उनकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख है। इन 3 लोगों को, अगर मैं करक्ट लिख रहा हूं आप लिख लीजिएगा, इन 3 लोगों को अगर अपना क्या बनना है बच्चे? रेजिडेंट। सिर्फ एक ही टेस्ट है जो फॉलो करना पड़ेगा, वो कौन सा है? 182 डेज और more। अगर आपने ये फॉलो कर दिया इन 3 लोगों के लिए, देन आप रेजिडेंट बन जाएंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। मतलब अगला कोई ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। इसी की अमेंडमेंट यहाँ पे थी इस पॉइंट के अंदर। वही पर्सन इंडियन एंड पर्सन ऑफ पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, हैविंग टोटल इनकम मोर देन कितनी? 15 लाख। सेकंड कंडीशन हमने ओपन करी, बट 60 दिन की जगह कितने दिन रखे बच्चे? 120 पर कंडीशन के साथ थी। फिर इसकी अमेंडमेंट दोबारा आई। अगर आप इस केस में रेजिडेंट बन जाते हैं, बट मैं आपको दोबारा कभी कुछ नहीं पूछूंगा, आप मेरे लिए आर तो बन जाएंगे, बट हमेशा क्या रहेंगे जी? NOR। ये स्पेशल केस था उस बंदे का जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और दिन भी कम आता है, बट इस केस में लाइव हो जाता है। ये कुछ करक्स था। और ये था एक अमेंडमेंट डीम्ड रेजिडेंट किन लोगों के लिए? जो दुबई में रहते हैं, इंडिया कभी आते नहीं, और उनकी इंडियन इनकम और उनकी फॉरेन सोर्स नहीं, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। सरकार ने हर बंदे को रेजिडेंट नहीं बनाया, सिर्फ उसको बनाया जिससे फायदा है और जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। और ये भी, इसको भी कहा गया आप आर बन जाओगे, बट हमेशा क्या रहोगे? एनोवा। डन सर। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स थे, आपने कवर करे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सब हमारा क्लियर हो रखा है, क्लासेस में आपको शेयर कर रखी हैं। आज बुक्स अगर आपके पास है तो गुड, बना यहीं से देख लीजिएगा, बुक्स ओपन कर लीजिएगा, जहां से मैंने कुछ टिक करवाना है आपको, मेन मेन कंटेंट फटाफट जल्दी आ रही ना, कोई चक्कर नहीं, मैंने जस्ट रीड ही करवाना है, मेन तो बॉक्स रीड करवाना है गेम वाला। मेन मेन देखिएगा जल्दी, अगर है तो ओपन कर लीजिए, पहला ही पेज है, चैप्टर नंबर 3 है। जस्ट आपको मेन मेन बताना है क्या पढ़ना है। फिर हम सोच लीजिए सर बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना नहीं करना हमने, कैसे मेन करना है आइए। तो पहले रेजिडेंशियल स्टेटस की बात हुई, इन्होंने कुछ यहाँ पे वर्ड लिखा, पहले तो पर्सन की डेफिनेशन लिखी, पेज नंबर 2 मींस दैट आप देख सकती हैं कौन सा? इंडिविजुअल, फर्म, अगर मैं देखूं एचईएफ,
कंपनी, एओपी, बीओआई इकट्ठे चलते हैं सर। एजेपी लोकल अथॉरिटी, और लास्ट कौन है? एवरी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं फिर कहूंगा मैंने सिर्फ अभी आपको इंडिविजुअल का ही पढ़ाया है, अभी और किसी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया। तुम सोची जाए सर एचईएफ रेजिडेंट कैसे बनता है, या इंडिविजुअल तो बन गया, जो इंडिविजुअल तो ज्यादा ही बढ़ गया, हमने अमेंडमेंट वगैरह सब कवर कर लिया। कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई आज वही पढ़ेंगे, आइएगा। तो पहला सेक्शन ये बात करता है जी आपके सिर्फ इंडिविजुअल की। पढ़िए इंडिविजुअल एंड एचईएफ। एक नॉलेज की बात बता दूं, जो आप ये रेजिडेंट के बाद क्वेश्चन पूछते हैं ओआर एंड नोआर, ये सिर्फ दो लोगों के केस में पूछा जाएगा। कौन कौन? इंडिविजुअल एंड एचईएफ। और जितने 5 लोग हैं एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, जितने भी बाकी लोग हैं उन सब के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, वेदर दे हैव स्टेटस ऑफ रेजिडेंट, वेदर ऑफ नॉन रेजिडेंट। उनको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं पूछा जाएगा। एचजीएफ और इन दोनों को पहले पूछा जाएगा रेजिडेंट, देन क्या पूछा जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन गए देन अगेन क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। बस ये करेक्ट पहले दिमाग में रहे, पेपर में डायग्राम के लिए बड़ा काम करेगा, क्योंकि वो आपसे एक बंदे का स्टेटस नहीं पूछेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो सीधे कहेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन या असेसी, एक वर्ड आपसे बोला जाएगा। तो अब लेंथ आप जानते ही हैं, 5-6 पेजेस देने हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली चार्ट वर्क जितना अच्छा बन जाए उतने नंबर ज्यादा मिलने वाले विद एग्जांपल। और ये रहा आपका पहला चार्ट, क्या हमने यही पढ़ा था? 6-1 है बिल्कुल 6। और इसके बाद ऑर्डिनरी एंड क्या था? नॉट ऑर्डिनरी। सब हमारा रीड हो चुका, सब आपके पास क्लियर कट है, इससे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये है जी बेयर एक्ट। अब लॉ की लैंग्वेज समझ जाती हैं, तो ये लॉ की लैंग्वेज है, ध्यान समझना। इफ ही इज इन, क्या लिखा है बच्चे? इंडिया, ड्यूरिंग द आरपीवाई, नहीं कहा था आपको? फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल, कितने दिनों के लिए? 182 और मोर। अब ये लॉ की लैंग्वेज है, तो मैंने बड़ा छोटा लिख के दिया आपको, स्टे इन इंडिया फॉर 182 और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, खत्म। अब सर वो लिखना है या हमने ये लिखना है, डिपेंड आपके ऊपर है। लेंथ तक उससे बनती है, अगर आपको लगता है कि लॉ के नंबर लिख के ज्यादा नंबर मिलते हैं आपको सेक्शन वाइज, पर मैं सेक्शन वाइज नहीं कहता, कारण कहीं गलत हुआ उन्होंने नंबर काट लेने हैं। कारण क्यों? सेक्शन वाइज टीचर ने पढ़ना ही नहीं आगे, वो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि अब सेक्शन ही गलत पकड़ लिया तो डेफिनेटली चाहे अंदर सही लिख रही हो तो कोई भी उसको रीड नहीं करेगा। तो आप सीधा लिखिए जहां भी बात चले, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऊपर छोड़ दीजिए उसके ऊपर कि भाई एक्ट के अंदर से ही है, इसी एक पॉइंट था। अगर रेजिडेंट बनना है तो 2 टेस्ट में और है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी और वही लिखूंगा जो फालतू है, ठीक है। इसके बाद चलते जाएं, ये कुछ नहीं पढ़ना बच्चे आपने, ये सब डन हमारा थ्योरी के अंदर हो चुका है। इसकी समरी आपकी बुक में दी हुई है, मैं आपको बताऊंगा, चलते जाइए। इसके बाद ये आ गई समरी, पेज नंबर, अगर बुक आपके पास है तो नोट करते जाना, 53। जिनके पास नहीं है तो पेज नंबर नोट कर लेना, पेज बुक पे पेज नंबर 53 पे ये समरी दी हुई है आपकी बुक में। ये सारा कुछ नहीं पढ़ना तो डायरेक्ट ये बॉक्स पढ़ लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। वैसे दिया हुआ है मैंने क्या, ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या था जल्दी बोलना? ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड, जो शायद मेरे को लिखाया भी था, वही वर्ड था। अमाउंटिंग इन ऑल 182 और मोर ड्यूरिंग द पीवाई, और अगर ये नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या था बच्चे? 60 इन द और मोर इन द आरपीवाई, और 365 और मोर कहाँ पे? प्रोसीडिंग फॉर, इन्होंने रेलेवेंट बोल दिया पर मैं वर्ड नहीं बोलता, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रोसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। दोबारा आपके लिए पेपर में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? 22-23, याद रहे बार बार, 22-23 आएगा। 22-23 आपका क्या बन जाएगा? आरपीवाई। सारे क्वेश्चनों में पर लिखा क्या होगा आपको? कैलकुलेट द रेजिडेंशियल स्टेटस, चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हम उल्टा समझ नहीं सकते, 23-24 में तो आया ही नहीं। भाई साहब 23-24 असेसमेंट ईयर बोलने का मतलब वो आपसे प्रीवियस ईयर पूछ रहा है 22-23, उल्टा आगे ही बोलेंगे हमेशा। कैलकुलेट द सैलरी इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24। आप कहोगे पर्सन ने काम तो 22-23 में किया, 23-24 कैसे? वो अकाउंट्स नहीं है, एक साल बैक आ जाएगा 22-23। तो 22-23 को छोड़कर बैक 4 साल शायद हमने काउंट कराए थे, 22-23 से हम छोड़ते हैं, फिक्स है, वो भी फिक्स है। तो पहला आया था 21-22, ये आया था। फिर अपना आया था 20-21, देन आया था 19-20, 18-19 में लिखा भी था आपके सामने, ओके। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आया एंड क्या, मस्ट बी आर रेजिडेंट बाय फुलफिलिंग एटलीस्ट, क्या था? इनमें से हो जाएगा। फिर अपने पास ये 2 टेस्ट है, क्या? 2 साल, कोई आउट ऑफ 10, कोई मतलब सर पहले करंट को छोड़ दो, करंट मतलब 22-23 को छोड़ दो सर, क्या पेपर में हमें दिया होगा? एवरी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, पहली बात तो न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा। 22-23 को छोड़ के पिछले 10 साल सर, लगातार 2 साल,
1 साल छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। जैसे मर्जी टेस्ट को पूरा कर दो, बस इंडिया के क्या बन जाओ, रेजिडेंट। एंड अगले पेज पे है, ये रहा, मस्ट रिजाइड 730 दिन और मोर, कितने सालों में, पिछले साल। ये इसलिए बुक से पढ़ा रहा हूं कि आपको ये लगे कि यहाँ बुक्स भी कवर हो रही है हमारी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। इसका समरी देने का मोटिव यही था, अगर जेन्युइनली इसको पढ़ने लग जाए ऑल्टरनेट बेसिस पे, तो आप भी समझ सकते हैं लॉ का भी कवर ही नहीं होगा। अकेला चैप्टर सैलरी हमारा यार 15 से 16 लेक्चर का देगा, तो 1 महीने में 1 चैप्टर करेंगे फिर तो हो गया। तो इसको समरी पढ़ने का काम है। हाँ, इसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आता है वो आपको तैयार कराया जाएगा, नोट्स आपको लिखाए जाएंगे, पढ़ाए होंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में टेक्स्ट निकालना सीखा था, वो तो याद करना पड़ेगा, रिवेट्स क्या है, स्लैब्स क्या है, एज का बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, बर्थडे का चक्कर क्या है, वो सब बातें आपसे, ठीक है। इसके बाद इधर ये इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है किसका जी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो आपको मेरे हिसाब से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन्होंने उल्टा अपोजिट किया हुआ है। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं, ऑर्डिनरी बनने के लिए 2 कंडीशन है, अगर दोनों सेटिस्फाई होगी फिर तो ऑर्डिनरी बन गई, अगर दोनों में एक भी ब्रीच हो गई देन आप क्या बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी। तो स्पेशल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, कैसे, वॉज नॉन रेजिडेंट, ऑपोजिट वर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वॉज क्या है, नॉन रेजिडेंट, कितने साल, 9 और 10 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10। वहां उल्टा था, आप रेजिडेंट बन जाइए 2 साल के लिए, उल्टा बोल रहा है जान के 9 साल बोल रहा है। क्यों, अगर 9 साल भी आप 9 साल भी नॉन रेजिडेंट रहे तो 1 साल रेजिडेंट रहने का कोई मतलब नहीं है। हमने आपसे कितने साल कहा था, 2 साल। दैट्स व्हाई ऑपोजिट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेंथ पर्पस लगा लीजिए अगर लेंथ देनी है, अदरवाइज ओके। यहाँ उल्टा क्या बोल रहा है, वॉज इन इंडिया फॉर लेस देन 730। मैंने कहा था 730 और मोर आइए, आप कह रहे हैं अगर आए भी हैं और लेस देन आए हैं, तो पिछले 7 सालों में तो मेरे लिए इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद ये समरी फिर सरकार आपके लिए बुक ने पेश करी है, ठीक है। इसके बाद चलते जाइए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको चेक करवाता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, यहीं से करिए, यहीं से एक बार इसको देख लीजिए, बताइए विजिबल है, ओके। एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग रहेंगे करने के लिए, ये बहुत कम आता है। मैं इसका जो पार्ट आता है न्यूमेरिकल में आपको दिखाऊंगा, पार्ट 2 में मैंने पीडीएफ स्कैन की हुई है, ये बहुत छोटा, कभी 5 नंबर में आ जाए आज तो आया नहीं, कि डेज बेसिस पे हमें बताओ, और ये सीए लेवल पे काफी अच्छे लेवल पे आता है। कैसे, मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, लीव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कब इंडिया छोड़ के गए, जल्दी बोलना जी, 31 मई 2018। चलो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, हमें अभी जज नहीं करना आंसर को। एंड कम बैक ऑन 15 मई 21, ठीक है जी, 15 मई 21 को वापस आ गए, जो उनका इच्छा हुआ, सब बच्चे आउट आया। 18 से गए हुए हैं, 21 से आए, तो क्या बीच में कभी आए नहीं आए, हमें इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, तो assumption इज दैट वो इंडिया में नहीं आए, वो कम्स बैक बोल रहा है। ही अगेन लीव इंडिया 10 जून 22 को, तो फिर चले गए, ध्यान रखना 21 को आए थे, अगले साल है 22 चले गए, सेम लगता है ना हम लोग को, मई जून सेम लगता है, तो ईयर चेंज हो गया, ओके। टू कम बैक 14 जनवरी 23 को फिर वापस आ गए। ही इज लिविंग इन इंडिया सिंस देन, उससे पहले वो इंडिया में ही रहते थे, मतलब 18 में तो चलो गए हैं, उससे पहले इंडिया में ही थे, 18 में ऐसा गए, 21 में आए, फिर 22 में चले जाते हैं, 23 में फिर वापस अप डाउन चल रहा है। पर मेरा आंसर तो इस बात पे खड़ा है, मेरा आंसर तो इस चीज से जज करेगा, मैं कि देखी जा रहा हूँ कब गया, कब 18 था, कब 19 था, मुझसे पूछा गया मुझे प्रीवियस ईयर 22-23 का बताओ, तो मुझे सिर्फ 22-23 का ही क्या करना है बच्चे, चेक। तो आप भी सारे क्वेश्चन में कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगी या ऐड करने पड़ेंगे डेज आपको मन देकर। तो मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी कहानी का क्रक्स तो छोड़ो, मुझे वाले 22-23 की कहानी देख के बताओ, 22-23 में कितने दिन इंडिया में था। तो मैं जब देख पा रहा हूँ वो 15 मई को 21, 15 मई 21, जबकि 15 मई 21 तो कौन सा है, पिछला साल। मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। 1/4/22 का मतलब 22-23 का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है, अगर आप कैच कर पाए, देन 1 अप्रैल से 31 मार्च, और मैं नोट कर रहा हूँ, आप इंडिया छोड़ के कब गए, जल्दी बोलना। ही लीव्स इंडिया 10 जून, तो मींस दैट उस साल में, बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 जून तक तो आप इंडिया में थे, और उस साल में मतलब अब 15 मई से मत काउंट करना, बहुत बच्चे वहीं से काउंट कर लेते हैं जब से आए थे। मुझे 1 अप्रैल से चाहिए, और 1 अप्रैल से मुझे दिन काउंट कराइए, आई थिंक सो अप्रैल में 30 दिन, अगर गलत नहीं है, अप्रैल में 30 दिन, मई में बचे 31, और सबसे अच्छी बात, जिस दिन आप इंडिया छोड़ के जाते हैं वो दिन भी कहाँ क्या था, इंडिया, तो कितने दिन हुए, 10, 30, 31, 61 और 10 बचे, कितने हुए, 71 डेज। ये तो आपके कहाँ था टाइम, जल्दी बोलना, इंडिया, कहाँ था आपका टाइम, ये इंडिया। फिर आप चले जाते हैं 14 जनवरी को वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं
14 तारीख को, तो 14 जनवरी से आप कहाँ थे? इंडिया में। अप टू कहां तक जल्दी बोलना? 31 मार्च। तो कितने दिन हो जाएंगे? 14 दिन। जनवरी का महीना 31 का है और 14 तारीख को भी आपका कहाँ मानना है बच्चे? इंडिया। तो 13 दिन बाहर थे आप। 31 में से मैं 13 दिन बाहर करूं, 18 देख लेना, हरी हुए, क्योंकि अपना 14 से गिन रहे हैं ना अपन लोग, 11 दिन वो हो गए यार, 7 ये हो गए, 18 दिन वो ले लीजिए जनवरी के। लीप ईयर की मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, बिकॉज 2023 है, 2023 है, 18 हो गए ना, तो डाउट है बता देना। और यहाँ पे 28, और मार्च में कितने हुए? 31, 31, 28 और 18, इनको ऐड कर लीजिए, कितना बचे? 77, और 77 ये, 71 ये, अगर दोनों को ऐड करते भी हैं तब भी कितने बनते हैं जी अपने पास? 140। तो सर लॉ तो ये कहता था 182 और मोर होना चाहिए, तो मुझे तो लगा कि पहली कंडीशन तो बेसिक हम मैट नहीं कर पाए, बट नॉट अबाउट दैट। अब इधर रुकिए, टेस्ट में मेरे पास क्या था दोबारा बोलना? सेकंड कंडीशन। सेकंड कौन सी थी? वो थोड़ी हार्ड जाएगी। कैसे जाएगी? उसमें दिमाग लग सकता है शायद, मैं सुनना पहले इतना कैच हुआ बताओ। ये समटाइम होता क्या है, कुछ बच्चे तो फिर वही न्यूमेरिकल वाली बात आती है यार, टैक्स ही नहीं सब्जेक्ट है, कुछ तो बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं कि हाँ ये दिन तो समझा गया सर, अप्रैल 30 दिन यही था, मई के 31 यही था, 10 दिन जून के था, 71। 14 जनवरी को आप वापिस आ गए। जिस दिन वापिस आते हैं मैंने कहा था वो दिन भी कहाँ माना जाएगा? इंडिया। मैंने उल्टा करके 13 दिन बाहर कर दिया, 31 का महीना है, 13 दिन बाहर कर दिया, तो कितने हो गए जी? 18। 28 दिन आपके ये फेब के, लीप ईयर नहीं है, 29 कर देते, और 31 दिन अपने इसके मार्च के। 77 और 71 पहले थे, तो टोटल बनते हैं 148। मेरा लॉ पूरा नहीं होता, मेरा लॉ क्या कहता है? 182। हाँ पेपर में अच्छा लिखना है, पहले आप कंडीशन लिख दो, 182 और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो तो बनता नहीं। तो मुझे एक लॉ याद आया, कौन सा जी? ये कोई उन 3 लोगों में से नहीं है, कौन से? जो घूमने आए हैं, या इंप्लॉयमेंट करने गए हैं, या क्रू मेंबर है, फिर तुम्हें आंसर दे देता इट्स अ नॉन रेजिडेंट, फिर आंसर हो जाता। बट इसके लिए दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कौन सा? 60 प्लस 365 पिछले 4 सालों में। तो क्या 60 डेज हैं? बिल्कुल है सर, 148 थे, चाहिए कितनी जल्दी बोलो? 60। अब कंडीशन एक चेक करनी है बस हमें, कौन सी? पिछले 4 सालों में क्या ये 365 और मोर इंडिया में था या नहीं? तो मैं आपके सामने ईयर्स लिख लेता हूँ, ईयर आपको बताई थे मैंने, 22 23 छोड़ के वैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कौन से 4 साल थे चेक करना, यही थे अगर गलत नहीं लिखा पड़ा एवरीथिंग गिवन टू यू क्वेश्चन में, ये सेक्शन 61 इज नॉट फुलफिल्ड एज स्टे इज लेस देन 182। पर दूसरा टेस्ट क्या कहता था? स्टे 60 दिन और क्या हो जाए? मोर। मैं वो तो है जी 148 है, बल्कि थोड़े दिन से रह गए, मैं कोई बात नहीं। पिछले 4 साल में कितने होने चाहिए? 365। तो मुझे आप चेक कराएंगे 365 कैसे बनेंगे पिछले साल में, क्योंकि अगर मैं इस ईयर को अब छोड़ दूं, प्लीज काइंडली सी, इस ईयर को मैं स्किप कर दूं, बैक आ जाइए, तो मुझे पहला साल कौन सा याद आएगा? जल्दी बोलना। 21 22, और मैं गलत नहीं हूं तो 15 मई 21 को इंडिया आया था, याद है? 15 मई, क्या बोल रहा हूं, 15 मई 21 को इंडिया आया था। और कब तक इंडिया में था? 10 जून। पर आप 10 जून तो जाना नहीं, कोई आपने कहां तक काउंट कर लिया? जल्दी बोलो। 1 अप्रैल 22 तक तो काउंट कर लिया। अब 15 मई से कैलकुलेटर पे फटाफट मुझे डेज ऐड करके बताइए कितने बन गए। 15 मई से 15वां दिन भी इंडिया माना जाएगा। अगर मई के 31 दिन है, मई के 31 दिन है, तो 14 दिन बाहर कर दीजिएगा, कितने आएंगे मई के? 17 करिए, मई के 17 ऐड करिए, मई के 17 प्लस जून के 30, ये गलत ना हो जाए आपसे, बड़ा बेसिक है, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, आराम से ऐड करते जाइए, अक्टूबर के 31, डन है, अक्टूबर के, नवंबर के 30, दिसंबर के अगेन 31, जनवरी अगेन 31, और लीप ईयर करनी है 28 फेब के, और 31 अपने मार्च के 320। मैं इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि बुक में सही है, हम समटाइम घर पे कर रहे होते हैं ना, कुछ 1 2 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो हमें लगता है, बच्चे कहते हैं सर बुक में क्वेश्चन गलत है। मैं बुक में गलत नहीं है, हम लोग कुछ डेज काउंट नहीं कर पा रहे। तो 321 हो गया, डन हो गया, ओके। इसके बाद मुझे बताना, अभी तो 321 में आपको चाहिए कितनी जल्दी बोलना? 365, अभी भी काम नहीं बना, पर रुक तो जाओ, अब तो 4 साल है, तो जस्ट 1 ईयर हुआ है। इसके बैक अगला ईयर कौन सा मुझे बताओ? 21 22 के बाद 20 21, अगर मैं गलत नहीं हूं, सभी आप लोग कैच करेंगे, हम लोग भाई साहब 31 मई 18 को क्या कर गए थे? जल्दी बोलना। लीव कर गए थे,
और उसके बाद सीधा आप कब आए थे? 15 मई कब आए थे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बाबूजी आप 19-20 एंड 20-21 2 साल कंप्लीट आप कहाँ थे? फॉरेन। सोच लो अगर आप कैच कर पा रहे हैं, क्योंकि 31 मई 18 को तो इंडिया से गए, वो तो छोड़ो मैं बाद में देखूंगा। अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग ईयर चलूं, प्रीवियस ईयर की बात करूं, 18 से 19, वो तो मैं बाद में सोचूंगा। मतलब 19 से 20 तो इंटायरली आप कहाँ थे? उस कंट्री में। 20 से 21 भी, क्योंकि आप आए हैं, मैं 31 मार्च 21 देख रहा हूं, आप आए हैं 15 मई को, वो पूरा साल भी आप कहाँ थे? फॉरेन। तो आपका सिंगल डे भी स्टे इंडिया में नहीं है। अब बचा कौन सा दिन? एक साल बचा, कौन सा? लास्ट 18-19, जिस साल आप पहली बार इंडिया छोड़ के गए थे। और कब गए थे मुझे चेक करके बताना। 31 मई को। 31 मई 18 को। हम कब से चेक कर रहे हैं बच्चे? 1/4/18 से, ये बड़ा रहता है प्लीज मैं कर रहा हूं, 1/4/18 से 31 मार्च से चेक कर रहे हैं। आप गए 31 मई को, तो कितने महीने मोटर? 2 महीने हो गए। 30 दिन अप्रैल के, 61 डेज किसके? मई के, सॉरी 31 डेज। तो टोटल कितने हो गए? 61। टोटल कितना बन गया साइज? 382। चाहिए कितने थे? 365। बड़े स्ट्रिक्टली, मतलब आपकी बुक का पता नहीं, पहली क्वेश्चन है इतना हार्ड आ गया, वरना सुबह लेक्चर दिया सी वाला, उसमें क्वेश्चन काफी इजी है। मैं प्रैक्टिस के लिए वहां करवा दूंगा आपके नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए, कि हाँ कैसे दिन जोड़ने हैं, कैसे 60 दिन जोड़ा। बट एक चीज आपको माननी पड़ेगी, क्या? अब ये पर्सन बन गया रेजिडेंट, बट क्यों बना? लॉजिक मेन है इसके अंदर, आंसर मेन नहीं, आंसर तो उसने बता दिया, मैं लिख लिया। लॉजिक क्या था सर? मैंने पहले चेक करा 182 और मोर दिन बनते थे, 148 करंट ईयर में, तो ये रेजिडेंट नहीं बन पाया। फिर आपने कहा था सर और एक और ला है, क्या? 60 इन द रेलेवेंट, 148 ऐसा 60 तो हो ही गए। एंड बैक 4 इयर्स में कितने दिन? 365 और मोर। मैंने बैक गया ही था 21-22 में ही, कितने दिन आ गए? 321। बट क्वेश्चन इतना सीरियस बनाया इन्होंने, ऐसा एग्जांपल दी, 2 साल तो स्किप ही कर गया। आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि इंडिया में नहीं था वो, तो आप तो सोच रहे हैं 321 में 2 साल तो आए ही नहीं वो। अब रह गया लास्ट थर्ड ऑप्शन, लास्ट ईयर रह गया। कौन सा ईयर था लास्ट? 18। और जब मैं 18-19 बोल रहा हूँ, कौन सा पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो 18-19 का मतलब 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, प्लीज नोट करना। तो यहाँ पे आपने इस साल 31 मई 18 को इंडिया क्या किया था? लीव। तो अप्रैल एंड मई आप यहीं पे थे, तो वो 61 मैंने ऐड किया, तो कितना बन गया? फिर डाउट बताइए, क्लियर हुआ? मतलब जितना हम डीपली सुन रहे थे, आज थोड़ा सा फील हो जाएगा आपको कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, अपन क्यों इतने जान पे लगे हुए हैं कि सर ये इतना सीरियस है। मतलब हमने सुन तो लिया 182 और मोर, 60 प्लस 365 याद भी हो गया, बट इसको अप्लाई कैसे करना है, ये आपके सामने आज पहली एग्जांपल थी मेरी लाइफ। ओके, इसके बाद ये थ्योरी है सर। मिस्टर राम फुलफिल सेकंड टेस्ट 6-1 एज ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन, कितने बचे थी बोलना? 365 डेज इन द प्रीवियस, क्या लिखा हुआ है? 4 ईयर इन द क्वेश्चन। एंड इज आल्सो स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन कितने दिन जी? 60 डेज के लिए इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सो ही बिकम्स, क्या बन जाएगा जल्दी बताना जी? रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर। और उसने आगे चेक नहीं करा। आप कहते सर जब रेजिडेंट बन गया तो आपको आगे चेक नहीं करना चाहिए कि वह ऑर्डिनरी है या नोट? तो मैं आपको पहली आंसर दे दूं, बिना चेक करे आंसर दे दूं, वो पक्का ऑर्डिनरी है। क्यों? उसने कहा था सिंस उससे पहले वो कहां पे था? आप कोई भी ईयर उठाओगे, 365 दिन, हर साल में 18 के तो गया वो, 18 से तो गया है। अगर आप 22-23 का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, 22-23 को छोड़ दो, उसके बैक जब 10 साल जाएंगी, वो तो 12-13 की बातें कर रहे हैं। और आप तो उससे पहले कहां थे? इंडिया। कभी इंडिया छोड़ के नहीं गए। आप 730 दिन बात कर रही हैं, मैं तो सारे साल यही था, 12 से लेके 18 तो 5 साल यही थे। तो वो कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ऑब्वियसली आपने लाइन ऐसी बोल दी लास्ट में कि वो सिंस, इससे पहले, जाने से पहले ऑलवेज कहां था? इंडिया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहां से बच्चे। ही बिकम्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एज ही फुलफिल बोथ कंडीशन ऑफ, कौन सी? 6-6। आपकी बुक ने तो और ही मजा कर दिया, लिखा भी नहीं कि कंडीशन कौन सी थी, बस सीधे ही बोल दिया कि वो उससे पहले इंडिया में था। चलो ठीक है यार, वो ऑर्डिनरी था। तो इसका आंसर क्या बना आपके लिए? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डन। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये धीरे धीरे आप कवर करेंगे। आज आगे सिर्फ स्टेटस बताना है मैंने आपको, फटाफट चलता जाता हूं जी। नेक्स्ट मैंने आपको जो स्टेटस पढ़ाना है वो है जी एचयूएफ का। तो आइएगा इसके बाद, ये लो आ गया। पे बुक है तो बुक से पेज नंबर खोल लीजिए, 58 बुक है तो। कोई मैंने आज सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करके न्यूमेरिकल पे जाना, जल्दी 58 पे है, जल्दी मिला, जल्दी बताइए।
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ किसका चेक करना है, जल्दी बना बच्चे, एचयूएफ। इसका भी मैंने आपको सेम सेम क्या कहा था, जल्दी बना, या तो रेजिडेंट या फिर क्या, नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट बन गया, बड़ा सिंपल लॉ है, आपको ज्यादा दिमाग की बात नहीं करेंगे। अगर रेजिडेंट बन गया फिर या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। डन हो गया मेरी बात। अब सुनना पहला पॉइंट, बस बात खत्म। रेजिडेंट कब कब बनेगा, या इन्होंने सीधा ऑर्डिनरी बोल दिया। रेजिडेंट कब कब बनेगा, इसमें वर्ड चलता है जी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या वर्ड चलता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन टेकिंग पावर। होली इंडिया है या होली आउटसाइड इंडिया चली गई, उस साल वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग इसका दिखा देता हूँ, ये रहा, ये लो, सीधा क्रक्स आपके सामने है। आपने कॉपी पे नोट करना है तो लाइन नोट कर लीजिएगा, ये रही। रेजिडेंट इज इक्वल टू, लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, रेजिडेंट इक्वल्स टू, फटाफट, रेजिडेंट इक्वल्स टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, ब्रैकेट में होली और पार्शली। तो आपके लिए बड़ा ओपन वर्ड कर दिया उन्होंने, होली या पार्शली। सारा कंट्रोल इंडिया है या पार्शली भी है, देन एचयूएफ को मैं क्या कह दूंगा जी, रेजिडेंट। नोट कर लीजिए, देन आप उसको क्या कह देंगे, जल्दी बोलना जी, रेजिडेंट। बोलो, डन है, लाइन लिखा दी सिंपल। ऊपर जिन्होंने लिखा हुआ है आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, करसे लिखा हुआ है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या लिखा बच्चे, ऑफ अफेयर्स रेफर्स टू कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, क्या है बच्चे, पावर, कंट्रोल करना एंड डायरेक्ट करना। जैसे एग्जांपल, द हेड एंड ब्रेन, जहां पे आपका कर्ता कोई डिसीजन लेता है एचयूएफ में, वो जहां बैठता है। तो एक वर्ड सुनना, इन्होंने ये कहा कि पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट होली कहां पे हो, इंडिया, तब भी रेजिडेंट। पार्शली भी हो, बहुत बड़ा ओपन वर्ड खेल दिया। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, व्हाट डू मीन बाय पार्शली, पार्शली कितने परसेंट। तो पार्शली का मतलब आप सोच लेते हैं पार्ट पेमेंट मैं कर दूंगा। अब पार्ट पेमेंट का मतलब आप सोच लेती हैं शायद 50%, दो लोग हैं, नहीं, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट। अब मे बी 10% इज अ पार्ट पेमेंट, ठीक है, 20% इज अ पार्ट पेमेंट। तो आपको लगता है सर ने कहा था पार्ट पेमेंट, मे बी इट्स अ 50%, तो इसलिए पार्शली की कोई डेफिनेशन नहीं है। आगे, इट मींस दैट डिसीजन मेकिंग पावर फॉर वाइटल अफेयर्स, वो कहां पे बचे, इंडिया में। डाउट क्लियर हो गया। द मींस डिफेक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट मेयरली द राइट टू कंट्रोल और मैनेज। हेलो जी, लाइट करना है, हेलो जी, ठीक है, इसको लाइट कर देंगे। और डाउट पूछिए, जाना है, मगर ये भी डाउट है कोई। चलिए जिसके बाद, तो नेक्स्ट कॉपी पे लिखिएगा फटाफट, कॉपी पे, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, conditions for ordinary resident, conditions for ordinary resident of HUF, HUF की ऑर्डिनरी बनने की क्या कंडीशंस है, दोबारा, रेजिडेंट की तो बता दिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शली कहां होना चाहिए, इंडिया, बात खत्म। और अगर आपने ऑर्डिनरी बनना है, देन अगेन सिमिलर टू टेस्ट जो इंडिविजुअल के थे, क्या लिख लीजिए आप सामने, लिखिए नंबर 1, कर्ता हैज बीन, लिख लीजिए, कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया, कर्ता हैज बीन रेजिडेंट in India for at least 2 previous years. Karta has been resident in India for at least 2 previous years. Same line hai, of immediately preceding, of immediately preceding, of immediately preceding 10 previous years, immediately preceding 10 previous years relevant to current previous year, relevant to current previous year। डना जी, और इसी के साथ एंड दूसरी कंडीशन जो सिमिलर थी, कर्ता हैज बीन इन इंडिया, कर्ता हैज बीन
इन इंडिया, कर्ता हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 days or more, 730 days or more during 7 previous during 7 previous years, during 7 previous years preceding the RPY, short form, preceding the RPY। तो हमें इतना नहीं याद करना, सिंपल कंडीशन आप कह सकते हो सर तो सेम ही हो गई जो इंडिविजुअल की थी। तो यही याद रखना है कि जो इंडिविजुअल का टेस्ट है वही टेस्ट हमने किसका रखा, एचईएफ का। बट खुशी की बात यह है ये टेस्ट सिर्फ एक बंदे को परफॉर्म करना है, वो है घर का कर्ता। बिकॉज ऑफ एचईएफ में तो हर बंदा मेंबर है, घर का मेल फीमेल, जो मैंने आपको बात की थी फर्स्ट डे आपसे, हर पर्सन मेंबर है। हर बंदे को कैसे चेक कराएंगे तू भी रेजिडेंट हो आप भी रेजिडेंट हो, नहीं। सरकार ने सबको तंग नहीं किया, जो हेड ऑफ द फैमिली है, एल्डेस्ट मेंबर है, जिसको कर्ता कहते हैं, वही बस इसको मैट कर देगा। तो पूरी एचईएफ को देखो, एक बंदे काम करने से पूरी एचईएफ को स्टेटस मिल जाएगा किसका, ओआर का। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दोबारा, रेजिडेंट बनने के लिए मैंने कुछ ज्यादा बात नहीं करी आपसे, सीधा बात क्या कही कि आपका शॉर्ट फॉर्म बोल दूं, ज्यादा चलते हैं हम लोग, सीएम, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में आपसे पूछे भाई इंडिविजुअल की तो बड़ी चर्चा है, बेसिक बुसिक 15 लाख फलाना, इसका कुछ नहीं है, कोई दुबई वगैरह इसका कुछ नहीं है। इधर सीधा सिस्टम क्या है, अगर आज के बाद से पूछे एचईएफ ने रेजिडेंट बनना है, कुछ नहीं सर, छोटी सी बात है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब बिजनेस के, होली या पार्शली इंडिया हो, खत्म बात। अब उल्टा पूछना है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है उस साल नॉन रेजिडेंट बनेगा जिस साल एचईएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया चला जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कभी भी नहीं बनेगा। मगर चलो सर आपकी बात बड़ी करी, इसके खत्म करेंगे। रेजिडेंट बन गया, क्या इसको भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ओआर एनआर? हाँ जी बताया था आपने, इंडिविजुअल एंड एचईएफ दोनों को पूछा जाता है ओआर या एनआर। इनके लिए डिट्टो कॉपी वही कंडीशंस, 2 साल आउट ऑफ 10, 730 दिन पिछले 7 साल। बट ये सिर्फ मैट किसको करना है, करता, और किसको, खत्म हो गया। चलिए इसके बाद ये करक्स इन्होंने फिर दिया हुआ है, ये आपका कुछ नहीं कर रहे। ये रहा जी आपका अदर पर्सन का, देखो बुक ने कितना शानदार काम किया, इतने लोग पढ़ाए हमें, 7 लोग, इंडिविजुअल एचईएफ की पूरी चर्चा करी, लास्ट में क्या डाल दिया, अदर पर्सन। मतलब सबके लिए एक ही कहानी, कौन कौन है ये लोग चेक करना, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन, जो बच गया वो भी आ जाए, मतलब एजेपी। बट यहां बता दूं, यहाँ कंपनी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने ऊपर लिख तो दिया कंपनी, पर ये चीज आई इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हो, आर या एनआर। इनके लिए ओआर या एनओआर का क्वेश्चन ही नहीं बचे। दोबारा सुन लो, कई बार तो प्रॉपरली पूछ लेते पेपर में कि सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचईएफ का ही स्टेटस बता दो, फिर तो आपने उन्हीं अब तक जितनी बातें करी हैं वही लिख कर आनी है, लेंथ विद एग्जांपल लेके आनी पड़ेगी अपने आप सोचकर। जैसे इन्हीं एग्जांपल को हम याद करा देते हैं वैसे, पर अपने आप भी बन सकती हैं यार, राम शाम की एग्जांपल लो, 2018 में ले चुके चला गया, जब मर्जी। ये थोड़ा सोच के बनानी है कि उसको नॉन रेजिडेंट प्रूफ करना है, आप कुछ भी प्रूफ करो, इतने दिन आ गया टोटल करके दिखाना है, पता सर 182 मैट कर गया तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट। अगर वो इतने दिन कम आता तो बन जाता 60 प्लस 365 प्लस बन जाता, डन। इनमें से अब मैं आपसे कितने लोगों की बात करने वाला हूं, जल्दी बोलना जी। सिर्फ मेन तो 2, वैसे एजीपी लोकल अथॉरिटी भी इसी का पार्ट है। इनके लिए रेजिडेंट बनने का मतलब ध्यान से देखना, कॉपी पेस्ट है, सेम वही वर्ड है रेजिडेंट बनने का। क्या बच्चे, कंट्रोल एंड होली या पार्शली, खत्म, एक लाइन थी। मतलब इसको अब लेंथ देने का काम करना है तो आपकी बुक ने तभी तो किया, इतनी तो हमारी बुक में लिखा होता, इतना ज्यादा तो क्यों, वहां चाहिए नहीं अपने, अपने को चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे, मैं पूछूं, मेरी फर्म है दीपक आर्गोल एसोसिएट, इसने रेजिडेंट बनना है, तो सिंपल सा सिंगल लाइन आंसर है सर, आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली तो ज्यादा बढ़िया है, या पार्शली कहां पे हो, खत्म। मैं क्या आगे आगे ही नहीं, मगर रेजिडेंट बनने आगे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी फर्म के केस में है ही नहीं, ना एओपी बीओआई के केस में, ना एजेपी, ना लोकल अथॉरिटी, तो बात ही खत्म हो गई। और मेन पेपर का पॉइंट पूछोगे तो 2 लोगों का स्टेटस ज्यादा पूछा जाता है, ये तो नाम के बेचारे, इंडिविजुअल का और एक एचयूएफ का, लेंथ जो पूछ लिया गया आपसे, ये तो एक लाइन में खत्म हो गया। इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, जहां से लिख लेंगे व्हाट डू मीन, दोबारा लिख दोगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब जहां से सारे बिजनेस के वाइटल डिसीजन लिए जा रहे हैं, या ब्रेन एंड हेड जो वर्ड यूज करते हैं वो आ जाएगा। नॉट ओनली बनने के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेटस किसका, जल्दी बोलना जी, कंपनी। इसका भी सबसे आसान है, ये 2 पॉइंट जस्ट खत्म, ओनली 2 पॉइंट ध्यान से सुनना। और दोनों के बीच में क्या बच्चे,
और नाम इतना प्यारा आपको समझेंगे क्या, कंपनी शैल हैव सेट टू बी रेजिडेंट इंडिया इन प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर में कंपनी को हम क्या कहेंगे, जल्दी बोलना। पहली बात तो इसके अंदर फिर वही ओ आर एन ओ आर नहीं होगा। पहला, अगर वो कंपनी ही कौन सी है, जल्दी बोलना, तो बात ही खत्म होगी। आई थिंक सो इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अब मैं नहीं मानता फिर आप फॉरेन कंपनी कैसे हो जाएंगे यार, आप तो इंडियन कंपनी हो गए। एक वर्ड सुना है कभी आपने, बॉडी कॉर्पोरेट, कभी वर्ड सुना हो बॉडी कॉर्पोरेट, या फॉरेन कंपनी वर्ड सुना हो? तो फॉरेन कंपनी को हम ये थोड़ा कहते हैं डोमिनोज फॉरेन कंपनी है या एप्पल फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी का मतलब सिंपल ये है, आप नाम फॉरेन का सुनते हैं, कोई भी पेप्सी, ये कोका कोला, ये तो फॉरेन की है, ये तो यूएस की है। तो फॉरेन कंपनी का मतलब है जो फॉरेन के लॉ में रजिस्टर्ड है, इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। सिंपल भाषा में हम सोचते हैं शायद वो होंगी जो बाहर से इंडिया के काम कर रही है, क्यों भाई, वो इन्होंने इंडिया आके अपने आप को रजिस्टर कराया, या कोई भी लॉ में रजिस्टर होना उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बट मैंने यहाँ पे नाम क्या बोला, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी, रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं। कोई भी आप जितनी कंपनी आपके घर वाले चला रहे हैं, मतलब प्राइवेट पब्लिक कोई भी, वी ऑल आर इंडियन। पहले 1956 था, तो यहाँ पे ना एक लॉ में एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा जाता है स्टार्टिंग से, 2013 जब आया नया नया, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर 2013 एंड अंडर एनी अदर लॉ, वो भी मेरे लिए आज के बाद क्या रहेंगी, कंपनी एग्जिस्टिंग रहेंगी। बच्चा कहता है एनी अदर लॉ कौन सा हो जाएगा जब कंपनी एक्ट है, उन्हें एनी अदर लॉ में कहा 1956। अब ये थोड़ा होगा पुरानी कंपनी 1956 एक्ट में बनी थी, चाहे 2011 में, एक्ट तो 2012 में आया, कंपनी एक्ट तो 2013 में आया, और हमने बनाई थी कंपनी 2011 में, 10 में, क्या वो बंद करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना आपने। इंडियन कंपनी का मतलब जो इंडियन लॉ में क्या है बच्चे, रजिस्टर्ड। दूसरा पॉइंट, मैं कह जी तो मुश्किल है, कोई है तो डोमिनोज कंपनी, इंडियन लॉ में तो मैं रजिस्टर नहीं कराना चाहता क्योंकि यूएस में रजिस्टर्ड है। ओके, तो एक काम करिए, अगर उसका स्टेटस आपने रेजिडेंट लेना है, एक वर्ड होता है आपने सुना होगा के एम पी, वैसे यहाँ पे वर्ड लॉ में सुना होगा, कंपनी लॉ में, की मैनेजीरियल पर्सन, कंपनी के जिसको हम बोल देते हैं मेन चार्टर पर्सन, कंपनी के मेन इंपॉर्टेंट पर्सन, जो 5 लोग माने जाते हैं। नंबर 1 एमडी, जिसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। एक आता है सी, कंपनी लॉ में भी आता है अपने पास, सीईओ, जो मेन सुनते हैं हम लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जो अलग जॉब चलती है, अलग बॉडी चलती है, ठीक। एक आता है डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर, वैसे वो एमडी के ही आता है, होल टाइम डायरेक्टर। ये 5 लोग कहां बैठते हैं, फिर ये बता दो। चलो कंपनी आपकी होगी यूएस में, होगी कनाडा होगी, ये 5 लोग कहां बैठते हैं, यूजली जर्नली दे मीट एट, तो लिखा हमने इसको वर्ड शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मींस दैट मैंने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का वर्ड हटा के एक नया वर्ड थोड़ा कंपनी को दिया, क्या वर्ड दिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन, कहां होना चाहिए, इंडिया। तभी जितना आपका ये बड़ा मशहूर है गुरुग्राम, जो कहते हैं गुड़गांव साइबर सिटी, साइबर हब, तो इतना वहां पे माहौल है, उसका रीजन चंडीगढ़ इतना ज्यादा हाईफाई है, रीजन तक कंपनी के ऑफिस, हेड ऑफिस, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं सबके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, गुरुग्राम, वही साइबर सिटी हब। इतने बड़े, जैसे आप एलांटे ऑफिस जाते हैं तो पता लगता है वाकई कारण को वहां बैठे भी कौन है, सब ब्रांडेड कंपनी के ऑफिस, मर्सिडीज का ऑफिस है, बीएमडब्ल्यू का ऑफिस है, सब वहां पे वही मिलने वाले हैं आपको जो इतना रेंट पे कर पाए। अपने के नॉर्मल आपको यही सेक्टर से मिलेंगे, वो एक प्रॉपर एरिया, इसमें फॉर्म कहते हैं सीए की, ग्रैंड थॉर्टन जीटी, जीटी फॉर्म है ग्रैंड थॉर्टन, तो वहां पे उनका ऑफिस है। तो अपने आप उस तरह का ऑफिस स्पेस होना है। पर वो क्यों कहा गया, वो क्यों बैठते हैं ऐसे हेड ऑफिस क्यों पॉइंट करते हैं, इस पॉइंट की वजह से कि अगर हिंदुस्तान में रेजिडेंट बनना है, देन आपको अपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ रखनी पड़ेगी, इंडिया। हाँ, रखने का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया ही बैठे रहे, आपको जानते हैं जितने बड़े वो लोग हैं वो काफी इंडिया तो नहीं होते होंगे, वो सीईओ सीएफओ इधर ही फिर रहे हैं, और हैं वो यूएस कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के, जस्ट उनकी मीटिंग्स, उनका जर्नली मीट, इसको हम कहते हैं कंपनी पर्पस प्रोजेक्टिव से कोई डिसीजन लेना है, वो कहाँ होती है, इंडिया। बस इतनी चीज की बात थी। इसके बाद देख रहे होंगे बाकी और किसी का कोई स्टेटस की बात, और ये कुछ अमेंडमेंट है, ये आपकी बुक में ही है, हमारे पास तो है भी नहीं है, कुछ 50 करोड़ वाला कुछ पॉइंट है क्या, रेजिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी। रेजिडेंट बनने के लिए क्या कहा था मैंने बच्चे, इंडियन कंपनी तो ऑलवेज ही क्या रहेगी, जल्दी बोलना, रेजिडेंट। इंडियन कंपनी को पूछने की क्या जरूरत है, तो रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी तो है, सिंपल। दूसरा, नॉन इंडियन कंपनी हैविंग टर्नओवर कितना बच्चे,
ग्रेटर देन 50 करोड़, तो उसको इंडियन तब कहेंगे अगर उसका पोएम कहां पे होगा, इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैं फिर कह रहा हूं ये हमारे लॉ में नहीं है, आपकी बुक में ही है। इन्होंने थोड़ा कुछ ज्यादा सर्च किया हुआ है इस चीज के ऊपर कि ये भी कुछ पॉइंट है 50 करोड़ वाला, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने पास तो कहीं नहीं है ये। उन्होंने क्या कहा अभी जो दो पढ़कर आए कि जो तो इंडियन कंपनी है उसको तो मैं रेजिडेंट ही कहूंगा बच्चे, कारण वो है ही इंडियन, नाम इतना आपने बोल दिया इंडियन लॉ में, इसलिए तो उसको तो रेजिडेंट ही कहूंगा। वो इनके लिए डिलेज वाला कंसेप्ट भी नहीं, जब लॉ ही आपके में रजिस्टर्ड हो गए तो क्या देखना मैनेजमेंट का है, लॉ तो आपका लग रहा है यार, कंपनी एक्ट तो आपका लग रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। अगर अब इंडियन कंपनी नहीं है, चलो मैं आपको फिर भी इंडियन मान लूंगा, अगर आपका पॉइंट कहां पे है, इंडिया, बट तब अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा, तो मींस दैट दिमाग में अपना भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर 50 करोड़ से कम हुआ तो कुछ लॉ कुछ और है क्या, ये इन्होंने दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या। नॉन इंडियन कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन इक्वल टू, उसको अपन ऑलवेज क्या मान लेंगे बच्चे, पढ़िएगा लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए पहले तो मैं पॉइंट भी चेक नहीं करूंगा। उसका रीजन इज दैट, आप भी दिमाग लगाएंगे, जिसका टर्नओवर ही 50 करोड़, मतलब यार इंडियन कंपनी के छोटे बिजनेसमैनों का आजकल 50-50 करोड़ है, तो फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में आके, वो 50 करोड़ के लिए काम कर रही है, पहली बात बड़ा अजीब लगता है सुनने के लिए, क्योंकि हम जहां पे राइट नाउ क्लाइंट्स के ऑडिट करते हैं 10-10 करोड़ की सेल तो उनकी है यार, 20-20 करोड़ की सेल तो उनकी है। नॉर्मल क्लाइंट्स है गोविंदगढ़ नाम सुना होगा, मंडी जहां लोहा आयरन इंडस्ट्री है, 100-100 करोड़ की सेल तो उनकी है, 200-200 करोड़ की। ये फॉरेन कंपनी होके इंडिया में आई और 50 करोड़ का टर्नओवर ना कर पाए, तब इसने क्या कहा, अगर 50 करोड़ से ऊपर है चल फिर तुझे कंसीडर कर लेंगे, तेरे लिए एक दूसरा रास्ता ओपन कर देंगे, कौन से वाला, ये पॉइंट वाला, प्लेस ऑफ इफेक्टिवमेंट। अगर तेरी सेल 50 करोड़ है या 50 करोड़ से कम है, तो आई थिंक सो मुझे लगता है तुझे जरूरत भी नहीं होनी चाहिए रेजिडेंट बनने के लिए, तो तू ऑलवेज क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट। तो बेटा नया पॉइंट है आपकी बुक में, वैसे नहीं कहीं है, लिखने के लिए अच्छा है। अदर नॉन इंडियन कंपनी अगर कोई है, इफ पोएम इज नॉट इन इंडिया, अगर इसके अलावा कोई भी, मतलब 50 करोड़ से कम वाले को बोल दिया, और किसको बोल दिया जिसका पोएम इंडिया में नहीं है। अब मान लो मेरा टर्नओवर 200 करोड़ है, नॉन फॉरेन कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी है, 200 करोड़ टर्नओवर है, तो आप मेरे लिए पहली बात तो कंडीशन चेक करेंगे कौन सी, पॉइंट की, अगर हो गया ठीक फिर तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो ये दो पॉइंट थे कि तब सोची जाए कौन से हैं। यहाँ पे जाके आपका थ्योरी पार्ट बच्चे मेरी तरफ पे कवर है, थ्योरी पार्ट सारा कवर है, एक्सेप्ट इन्होंने कुछ ये लो, मैं जो कह रहा था ये समरी है घर से पढ़ने के लिए पेपर के पॉइंट से, हाँ तो इसी को टिक कराऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। ये नटशेल क्रक्स है पूरे चैप्टर का, एक ही पेज पे, एक ही पेज पे देख लो। पहले किसका दिया जल्दी बनाओ सेक्शन, इंडिविजुअल का, इसके बाद चलते जाएं एचयूएफ फर्म और किसका, एओपी, सभी ने इकट्ठे दे दिया, जबकि एचयूएफ का अलग था, तो यार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो इकट्ठी था, वो तो ओवर की कंडीशन अलग थी, और कंपनी का अलग कर दिया। मतलब मैंने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो होना भी चाहिए था। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 आपकी बुक के अकॉर्डिंग एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, एलए जो भी है, और नंबर 3 कंपनी, कंपनी का डिफरेंस, उसमें 50 करोड़ पॉइंट लिखा, ये अच्छा लेंथ बन जाएगी, और लास्ट पॉइंट एनी अदर पर्सन, जो कौन था वैसे ये, एजेपी वगैरह। तो इसके लिए हमने क्या कहा, वही बात, वर्ड तो एक ही है यार, एक ही वर्ड यहाँ पे, एवरी चीज हैज कंट्रोल मैनेजमेंट, होली, यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे, यहाँ पे चेंज लग रहा है क्या, यहाँ पे होली इन इंडिया, बाकी सब में, फर्म में, एओपी में, बीओआई में, एचएफ में होली और पार्शली था, तो बड़ा ओपन वर्ड है पार्शली, पर यहाँ इस केस में इसके मतलब कहने का भाव, इन लोगों के अलावा यार, बात खत्म करूं, जो लोग बच गए कौन सा, इंडिविजुअल तो छोड़ दो, एचईएफ होली एंड पार्शली, फर्म होली एंड पार्शली, एओपी बीओआई होली एंड पार्शली, कंपनी तो लगी बातें कर रहा है, पोएम एंड इंडियन कंपनी। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा जो बच गया, अगर होली इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट, खत्म। तो इसके बाद ये अपना अगला टॉपिक आता है जी, क्या नाम है इसका सर, इंसिडेंट टैक्स। इसके लिए आपको पेज नंबर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, अब बाकी बच्चे कॉपी भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं पढ़ना बच्चे, ये सब थ्योरी आपने कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट बना पड़ा आपकी बुक पे, सीधा वो पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर ओपन कर लीजिए, ये रहा 72, डन सर, खत्म। आज इसको ही 5 मिनट लेके बस रिवाइज करेंगे, फ्री करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आज नहीं हो पाएंगे, टेक्स्ट टाइम, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करा के ये चैप्टर भी मेरे एंड पे क्या हो जाएगा, फिनिश। बुक में तो 4 ही क्वेश्चन है, आपकी बुक में 4 है, इलस्ट्रेशन अनसोल्व सारे आपसे करवाऊंगे, वो इसमें तो करने वाला आपका ही काम है, वो बांट रहे हैं, मतलब इससे डायग्राम से, इस चार्ट से वो सारे पेज आपके खत्म है, ये क्रक्स है, समरी चार्ट है। और ये क्या कहता है,
जो आपने बार बार मुझसे इतना सोच समझ के ये फैसला लिया, क्या आप ROR हैं, समझिए RNOR हैं, या फिर आप बच्चे NR हैं। तो ये क्यों हमने आइडेंटिफाई किया, लग गया पता? डन। हमने क्यों करा, इसलिए मुझे ये पता चल जाए आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं। जस्ट मैं आपसे चाहूंगा कि कपा 2-2 मिनट लें और इसका एक एक वर्ड पढ़ के इसको फ्री करें मुझे। जस्ट प्लेन रीडिंग, आपने प्लेन रीडिंग करनी है। जहां कुछ मुझे लगा ज्यादा बताना चाहिए मैं बता दूंगा, अदरवाइज नहीं। और ये आपकी बुक में 6 पॉइंट है, अपने पास नॉर्मली 5 होते हैं, एक इन्होंने रिपीट किया हुआ, ठीक है। जल्दी फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा सभी, सेल्फ रीड कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बुक है तो बुक से रीड कर लीजिए, वरना यहां से कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव, इसका मीनिंग समझते हैं। रिसीव्ड मतलब इनकम मिली, और डीम्ड मतलब मिलने वाली है। इन इंडिया, बस ये वर्ड कर रखना, अगर बुक आपके पास है तो सर्कल कर लो, यही वर्ड मीनिंग, पैसा मिला या मिलने वाला है, पर जगह कौन सी है, इंडिया, और खत्म। इतना सिंपल वर्ड था कि बुक बोलती नहीं। इट इज इमटेरियल, साफ ओपन बोल दिया, वेदर अर्नड इन इंडिया और इन, जो मेरा क्रक्स कहता है आपको समझाने के लिए, जहां मर्जी कमाओ, इंडिया कमाओ फिर तो क्वेश्चन ही नहीं आया, फॉरेन भी कमाओ, पर पैसा कहां मिले, इंडिया मिले, पैसा मिले, रिसीव हो, तो ये तीनों में क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल। तीनों मतलब आप हिंदुस्तान के लिए ROR हो, RNOR हो, या सिर्फ NR भी हो, फॉरनर, बिल्कुल फॉरनर को इंडिया में आते भी नहीं, तब भी इंडियन इनकम पे आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। यही 2 पॉइंट है बस। अगला पॉइंट इसी का भाई है, इनकम अर्नड इन इंडिया, थोड़ा कम लिखा है, या फिर से वर्ड जहां पे क्या आता है, और डीम्ड टू अर्न, ये वर्ड बढ़ जाता है ना, लेवल बढ़ाता है इसको, ये वेदर रिसीव्ड इन इंडिया, और अब ये क्या कहा, पैसा कहां कमाया बच्चे, हिंदुस्तान, पैसा कहां कमाया, इंडिया। मैं कहा जी मैंने कमाया जरूर, मैंने यहाँ पे काम किया, पैसा कमाया, पर मुझे पैसा मिला कहां, फॉरेन कंट्री। जैसे मैं कोई फॉरेन एम्प्लॉय की बात करूं, उसकी कंपनी ने उसको डेपुटेशन बेसिस पे एप्पल ने यहाँ भेज दिया, क्या 2 महीने इंडिया लगा के आएंगे, वो आया, उसने इंडिया काम किया, सैलरी इंडिया में से कमाई, बस उसको सैलरी मिली कहां, फॉरेन, बट वो काम कहां करके गया, उसने एक्रियू, एक्चुअली व्हाट इज दैट, इनकम एक्रियू कहां हुई, अराइज कहां से हुई, वो इंडिया। तो दोबारा पहले 2 पॉइंट बड़े ओपन है यार, पैसा इंडिया मिला, कमाओ जहां मर्जी, बड़ा ओपन वर्ड है, तीनों में टैक्सेबल। पैसा कमाया इंडिया, मिले जहां मर्जी, तीनों में टैक्सेबल। डाउट बता दो, क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, छोटा सा चेंज है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। इनकम अर्नड और रिसीव्ड कहां पे, आउटसाइड। तो आप एक चीज तो सोच सकते हैं, अपना दिमाग सोच सकते हैं, मान लो मेरा ऑफिस कनाडा में है, कमाया बाहर, मतलब मैं लेक्चर देने चला गया, वहां कमाया, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन, पर उस कमाई का लिंक मेरे किससे है, जो बिजनेस मेरा इंडिया में क्या है, सेटअप। अब मैं केवल एग्जांपल देता हूं, इसकी दूंगा, इनकम मे और मे नॉट बी रिमिटेड टू इंडिया। रिमिटेड का मतलब क्या समझते हैं, ट्रांसफर करना, सेंड करना। अब इसी एग्जांपल देता हूँ, SD कॉलेज है, वो एक डिग्री भी कराते हैं कुछ, फ्रेजर वैली नाम की उस कॉलेज की, जो कनाडा का कॉलेज है। चलो, अपने लिंक में थे आपके वहां पे टीचर प्रिंसिपल, तो उनको पता चला कि शाहिद सर भी पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया, आपने कनाडा जाना है, वहां पे हफ्ते का सेमिनार है, वो लेके आओ। मैं कहा डन सर। आप वहां गए, पढ़ा के आ गए, इमटेरियल इमटेरियल पैसा कहाँ मिला, इमटेरियल इंडिया में मिला, फिर तो बात ही खत्म होगी। मैं कह रहा हूँ पैसा भी वही मिला, तो लास्ट वर्ड क्या कहा पढ़िए, इनकम मे और मे नॉट टू बी रिमिटेड टू इंडिया। मैं पैसा साथ में, वही पैसा मुझे मिल गया, हफ्ता में लेक्चर दिया, डॉलर्स में पेमेंट मिल गई, मे बी वो डॉलर्स लाता हूं या नहीं भी लाता, इमटेरियल। पर ये बताओ आपको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला जाने करने का, इससे लिंक क्या था, मैं लिंक ये था, मैं इंडिया में भी कोचिंग ही करता हूँ, और यहाँ पे भी सेमिनार ही देता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, तो इसी बेस पे मुझे वहां काम मिला। ये थोड़ा कि मैं यहाँ पे कुछ और कपड़े का काम करते हैं, कुछ काम खोलते हैं, वहां सेमिनार, चलो ये कैसे हो जाएगा, ये उठा के कोई बंदा भेज दे यार, क्या चक्कर है, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका इंडिया से कोई लिंक, अब मेरे सीएस हैं अपने टाउन में, पटियाला, चंडीगढ़, दिल्ली तक सीए बैठे हैं, अब जब इलेक्शंस होते हैं उनको कोई काम आ गया बड़ा ऑडिट, अब वो करते नहीं, बड़े सीएस हैं, वो आ गया जी स्टॉक ऑडिट, मैं आपको बताता, जैसे एक होता है इनकम टैक्स का ऑडिट, एक होता है GST ऑडिट, वो तो सारे मेन सीए कर लेते हैं, मेन फीस। एक आ गया स्टॉक ऑडिट, फीस तो उसकी भी अच्छी खासी है, पर कई सीए नहीं करते कि मैं फ्री नहीं हूं भाई, उसने मुझे रेफर कर दिया। पर रेफर तभी करा ना अगर मैं भी सीए हूं, कि मैं ऑडिट कर सकता हूं, तो मैंने ऑफर करा या मेरी फर्म को ऑफर कर दिया, हमारी फर्म चलेगी।
ऑडिट करने के लिए, जैसे बैंक ऑडिट्स होते हैं, हम जाते रहते हैं, जैसे लास्ट टाइम राजपुरा थे, कभी चेन्नई थे, ठीक है, कभी बेंगलोर थे, तो उसमें जाना है बैंक ऑडिट, एसबीआई के थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक ऑडिट्स, तो इम्पैनलमेंट आरबीआई मांगती है आईसीआई से कि हमें सीए दीजिए जो हमारे ऑडिट्स करके जाए, गवर्नमेंट ऑडिट। एक वर्ड सुना आपने कैग, अगर वर्ड सुना आपने कैग, CAG, कभी हम न्यूज़पेपर में भी सुनेंगे कैग की रिपोर्ट आ गई, कैग ने ये कर दिया। कैग ऑडिटर है गवर्नमेंट बॉडीज की, कंट्रोलर, कंट्रोलर वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड ऑडिटर जर्नल, जैसे हम सीए कह देते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो गवर्नमेंट सी है, एक तरह ये मान लो। न्यूज़पेपर में भी सुनेंगे कोल माइंस की खबर आएगी, कोल माइंस सारी सरकारी है, सरकारी कोई भी खबर आएगी, 2G स्पेक्ट्रम वाला कटरा, जो भी फ्रॉड गवर्नमेंट मिलेगा, वो सिर्फ उसका ऑडिट कौन करता है? कैग। तो आप कहीं फ्रंट लाइन सुनेंगी बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में, कैग की रिपोर्ट आई, कैग ने ये कह दिया, कैग ने वो कह दिया। अब कहते कौन है ये कैग? कैग क्या है? ऑडिटर टीम है, गवर्नमेंट बॉडीज का ऑडिट करती है। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपने सीए में से मोस्टली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको अपॉइंट करते हैं कि चलो आप कैग की टीम में आ जाएंगे, पर वो ऑडिट कौन से करेंगे? सिर्फ गवर्नमेंट, उनकी सैलरी वगैरह सब कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही बन जाते हैं वो। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां मैंने क्या कहा, पैसा कहां कमाया, एग्जांपल सोचा करो, बाहर। इमटेरियल में पैसा लाया या नहीं लाया वो मैटर नहीं करता, क्योंकि को सुनना, ये बड़े बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रिसीव्ड एंड रिमिटेड दोनों अलग अलग वर्ड है बच्चे। रिसीव्ड अलग वर्ड है, रिमिटेड अलग वर्ड है। रिसीव इंडिया में मिला, रिमिट इंडिया में लाया, दोनों में फर्क है। अब ये मत कहना इंडिया में पैसा लाया टैक्स देखने, नहीं, पैसा इंडिया में मिलने पे टैक्स है, लाने में टैक्स नहीं है। लाने में तो हमें टैक्स लगा लिया, मुझे मैंने कमाया बाहर, बाहर मैंने रखी रखा, मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, ये हर साल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये एनआरई अकाउंट खुलता है, बताओ, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल्स, तो मैंने वहां पे अकाउंट ओपन कर दिया, डॉलर्स वहीं पे जमा कर दिए। आगे सुना बच्चे, फोर्थ पॉइंट खत्म करिए जल्दी। इनकम अर्नड और रिसीव कहां पे जी? आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप कहां पे है? जल्दी बोलना, आउटसाइड इंडिया। अब आपका ध्यान से सुनना, पैसा भी बाहर कमाया और बिजनेस भी कहां सेट है? फॉरेन, तो पहले ऊपर टिक करना रह गया, ऊपर सिर्फ पहले दो में टिक है, लास्ट वाले नॉन रेजिडेंट को उस इनकम पे हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अब कहां था बिजनेस? बना बिजनेस भी बाहर, कमाया भी बाहर, इस पे सिर्फ पहले वाला टैक्स देगा, क्योंकि हमने वर्ड पढ़ा था जो रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का उसको होल वर्ल्ड इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मैं इंडिया का हूँ, रेजिडेंट हूँ, इधर भी रहता हूँ, फॉरेन ही मेरा बिजनेस चलता है, वहीं से मुझे पैसे कमाए जाते हैं, वही मेरा सेटअप है, फिर भी मुझे हिंदुस्तान सरकार को उसका टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं छोड़ के जाना है तो मुझे लीव करके जाना पड़ेगा, इनकी सिटीजनशिप लीव करनी पड़ेगी, उस कंट्री में जाओ, फिर उस कंट्री का टैक्स देना पड़ेगा, ये चीज। और लास्ट पॉइंट खत्म करिए, इनकम अर्नड एंड रिसीव कहां पे बचे? आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट अंडर पॉइंट 3 में ना जाए। अदर सोर्स का मतलब एग्जांपल सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, लाइव एग्जांपल इस टाइम की डालो, पैसे कमाए, इकट्ठे करे, कनाडा में आपने प्रॉपर्टी ले ली, यहां बैठे हैं, कोई लिंक नहीं उससे, उस प्रॉपर्टी को मैंने किस पे दे दिया? रेंट पे, तो उससे जो रेंटल्स आते हैं वो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। पैसे कमाए, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेन इनकम, पर उसके मेरे इधर कोचिंग से, सीए से कोई लिंक नहीं। रेंट का कोचिंग से क्या लिंक है? रेंट अभी भी आपके घर वाले को रेंट कमाते हैं, ब्याज कमाते हैं एफडी पे, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट्स नॉट ऑपरेटिंग इनकम, या कि ऑपरेटिंग थोड़ी है कि ब्याज कमाता हूं। ब्याज कमाने की ऑपरेटिंग इनकम तब है अगर आपका फाइनेंस का काम है, अगर आप लोन पे फंडिंग्स देते हैं तब है। लास्ट पॉइंट खत्म करिए, इस पे भी, इस पे पहला टैक्स दो, और लास्ट वाले पे कोई भी टैक्स नहीं देगा, पर पॉइंट कौन सा लिखा ही क्यों? अब पॉइंट सुनना क्यों लिखा, लास्ट तक खत्म करते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में ही करवा पाऊंगा। ओके, क्या इनकम अर्नड और रिसीव कहां बचे? ध्यान सुनना, लॉजिक आएगा आपके साथ। आउटसाइड इंडिया, इन द ईयर परसीडिंग द कहां पे? प्रीवियस ईयर। आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 22-23 का, और ये बात कर रहा है उसके पिछले सालों की। इन क्वेश्चन, एंड इफ द सेम इज रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर। हुआ क्या, 4 साल से प्रॉपर्टी मेरी रेंट पे थी, कोई $1000 पे, हर साल के $12,000 आते थे, 4 साल से मेरा रेंट वही जमा था, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो $48,000 वहीं पे पड़े थे। आज आपका मन करा चल चलते हैं यार वो पैसे इंडिया ले आते हैं, तो पहली बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका, रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है, ये इसलिए पूछा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये करंट ईयर की इनकम ही नहीं, ये इनकम किस साल की है? पिछले सालों की। तो हो रहे थे पैसे इकट्ठे भाई, समझे नहीं? पिछले सालों की इनकम है, इकट्ठे हो रहे थे। बच्चा कहता है फिर टैक्स दिमाग लगाओ, वो टैक्स तो आपने जिस जिस साल कमाया होगा
उस साल टैक्स दे दिया होगा। ये तो इकट्ठे हुए पड़े थे, आज मैं इंडिया ले आया, समझे? आज मैंने 10 लाख कमाए, सरकार को टैक्स दे दिया। अगले साल 6 लाख कमाए, सरकार कहती है अब टैक्स लेंगे 16 लाख पे। मैं दिमाग खराब है, मैं ये किस में कहते 10 लाख पहले कमाए तूने, 6 अब। और मैं प्रभु वो 10 कमाए थे, 10 पे टैक्स दे दिया, वो मेरे हो गए। अब लाख रुपए टैक्स ले लिया आपने मान लो, और 9 मेरे हुए। अब 6 कमाए हैं, 6 पे टैक्स लो। अगर 12 कमाऊंगा तो 12 पे टैक्स लो। ये थोड़ा इकट्ठे करते जाएंगे। तो रिमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है, तभी इसने कहा प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर नॉट द करंट ईयर। तो ये 6 पॉइंट्स है, फटाफट एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछिए फटाफट। नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सर, बताइए जी, कोई डाउट सर? ओके रिपोर्ट है इसके। 6 पॉइंट्स आप कॉपी पे नोट भी करेंगे, इसलिए नोट करें कोई क्वेश्चन का पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देंगे। ये रे क्वेश्चन आपके डन। चलिए सर, ठीक है जी, कोई डाउट? ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। चलिए, ये लेक्चर भी अभी के लिए मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, और एक मैं आपको बच्चे ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, काइंडली वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले सारे लेक्चर्स आपको ऐप पे मिलेंगे सारे। कोई ओपन मैंने कुछ डाल दिए, 4-5 लेक्चर थे, लास्ट एक और डाल दूंगा, 6 लेक्चर हो जाएंगे। आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, तो आपके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कुछ, तो उस चक्कर में क्या है कि मैं लास्ट अगले लेक्चर्स ऐप पे दूंगा। हाँ, क्लास प्लस का ऐप या माई इंस्टीट्यूट एप्पल वाले फोनों के लिए, एंड्रॉइड के लिए एसडी कॉमर्स के नाम से आ जाएगा, और लिंक दूंगा, आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, अप्रूव करके आपको सारे लेक्चर्स वहीं मिलेंगे। कोई ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ ले, ठीक है जी। थैंक यू, ओके जी।